चुनाव 2024 का देश का लोकसभा का और विधानसभा का है। फैसला हुआ कि चुनाव आयुक्त और सदस्य, 2 सदस्यों की नियुक्ति निष्पक्षता से होनी चाहिए। लोकतंत्र का उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। एक एक वोट की जिम्मेदारी, पहरेदारी उनकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच का फैसला था कि मुख्य न्याय आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति चुनाव आयोग में अब सरकार नहीं करेगी, उसमें पैनल बना, प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 लोगों का पैनल तय करेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सदस्य कौन होंगे। किसी को कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी, लेकिन घमंड और तानाशाह में सरकार ने 150 सांसदों को निलंबित किया, सदन से बाहर किया, बिल लेकर आई, पास करवा दिया कि मुख्य चुनाव की आयुक्त की नियुक्ति में सरकार का ही दखल रहेगा, 2 सरकार के लोग रहेंगे और 1 नेता विपक्ष रहेगा। और मुख्य न्यायाधीश जो देश को न्याय दिलाने का काम करते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को भरोसा होता है, हर तरीके से अन्याय होता है तो वो अदालतों की तरफ, मुख्य न्यायाधीश की तरफ देखता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है। लेकिन ये सरकार डरी हुई उसको बाहर कर दिया कि मुख्य न्यायाधीश इस नियुक्ति में नहीं रहेंगे। अब आप सोच सकते हैं, लोकतंत्र में यह सवाल तो उठेगा कि क्या डर था, क्यों ये अध्यादेश लाकर ही फैसले लिए गए। 5 महीने से इंडिया अलायंस और कांग्रेस के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त से, संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्था है, टाइम मांग रहा है, समय मांग रहा है मिलने का कि 2024 के चुनाव सर पर हैं, हम 28 दल इंडिया अलायंस के और सबसे बड़ा जो विपक्षी और बड़ी राजनीतिक दल है कांग्रेस मिलना चाहता है। सुन के हैरानी होगी कि क्यों, क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है कि मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली में बैठा है, 5 महीने से लिखित में समय मांगा जा रहा है और वो समय नहीं दे रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के सवाल हैं। क्या मजबूरी है, क्या दबाव है संवैधानिक संस्थाओं के उच्च पदों पर बैठे इन लोगों पर, ताकि हम जब कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की आवाजें दबाई जा रही हैं, और ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस और हम सब मिलकर एक न्याय की यात्रा निकालें। और ये यात्रा इन सब मुद्दों पर जो है वो पूरी बात करती आई है और महाराष्ट्र में बेसब्री से इंतजार है। मुझे ये बिल्कुल है कि हम जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचे थे, 26 जनवरी का वो दिन था, कल ही का दिन था, कोई नहीं सोच रहा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच जाएंगे, उस लाल चौक पर पहुंच के तिरंगा लहरा देंगे। बर्फबारी के बीच में हमने वो काम कर दिखाया, क्योंकि लोगों से ताकत मिली थी राहुल गांधी जी को। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्व से पश्चिम, मणिपुर से मुंबई में जब पहुंचेगी तो आप देखेंगे इतिहास रचा जाएगा। मुंबई की धरती पर, महाराष्ट्र की इस पवित्र धरती पर इतिहास रचा जाएगा। और वो दृश्य जो है, वो यात्रा के समापन के दृश्य, लोग जिस तरह से आएंगे, इतिहास में दर्ज हो जाएंगे अपने आप में क्रांति के तौर पर। मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ और आपके सवालों का मैं स्वागत करती हूँ। Preparing for the elections and how many women candidates you would like to fill, and how would you tell your parent party to pursue your parent party? देखिए, मेरी दोनों महिला अध्यक्ष तो हैं ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सी महिलाएं हैं जो बहुत लंबे संघर्ष से गुजरी हैं और उनमें वो पूरी क्षमताएं हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर। श्रीमती सोनिया गांधी जी इसको लेकर गंभीर हैं। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, तो 40% बहनों को टिकट दिया, चुनाव में उतारा। मालूम था उत्तर प्रदेश है, चुनौतियां सामने है कि धन से, बल से, ताकत से, हिंसा से महिलाओं के उम्मीदवारों का चरित्र हनन तक करके उन्हें जो है हताश निराश करने की कोशिश हुई। लेकिन हमने महिलाओं को 40% प्रियंका गांधी जी ने उतारा और वो लड़ी भी, और वो योद्धा है, वो लड़ी। परिणाम चाहे कुछ भी हो, हमारी अभी भी कोशिश है, महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में अधिक से अधिक महिलाओं को, जो भी हमारी महिला अध्यक्ष है, आप तो चुनाव भी लड़ चुकी है ना, आगे भी हम चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में हमारा अभी गठबंधन अलायंस की मीटिंग चल रही है। जो भी फैसला होगा कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, जैसे ही वो तय हो जाएगा और कौन सी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, उसी हिसाब से हम अपने उम्मीदवारों पे भी, महिला उम्मीदवारों पे भी बात करेंगे। बीजेपी के तमाम सारे नेता अलग-अलग हेमंत बिश्व शर्मा ने कल एक ट्वीट किया कि राहुल गांधी
कहा कि स्टोव पर कोयला डाल करके और चाय बना रहे हैं, इस तरीके का उनको अभी बेसिक नॉलेज नहीं है। मनुष्य शर्मा का था। दूसरा सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी पिछली बार यात्रा किए उनमें से 3 राज्य उन्होंने गंवा दिए और प्रधानमंत्री एक दिन के लिए लक्षद्वीप गए और पैदल चले तो किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी। इस तरीके के जो अलग अलग बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं उसको कैसे काउंटर करें? देखिए, आपने कहा प्रधानमंत्री जी टापू पे गए और किसी देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ आए। हमें यही तो विचारधारा का अंतर है। हम किसी देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने से ज्यादा अपने खुद के देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने पर ध्यान देते तो शायद आज रुपया ऐतिहासिक गिरावट की ओर ना गया होता। जो मनमोहन सिंह जी को कहते थे कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री देश की साख गिरती है, आज वो 40-45 रुपए प्रति डॉलर, जो $1 की कीमत थी, आज 83 रुपए पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री जी अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान दीजिए। बेरोजगारी 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। महंगाई चरम पर है। 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त के सरकारी राशन पे निर्भर हैं। आत्मनिर्भर भारत में 80 करोड़ लोग आज भी सरकारी मुफ्त राशन पे निर्भर हैं। क्यों? रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है। ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये आपकी विफलता है कि 10 साल के शासनकाल में भी आप लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए, क्योंकि रोजगार नहीं दे पाए, महंगाई पर लगाम नहीं। हेमंत बिस्वा जी की जहां तक बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने सही कहा, पूरे देश का सबसे भ्रष्ट आज की तारीख में कोई एक मुख्यमंत्री है तो वो हेमंत शर्मा बिस्वा असम का मुख्यमंत्री है। पत्नी को क्या बताया? किसान बता दिया। केंद्र सरकार से किसान के नाम पर करोड़ों रुपया ले रही है। वो वेबसाइट है भारत सरकार की। किस तरीके से किसान का जो लाभ है वो उनकी पत्नी करोड़ों रुपया का ले गई और वो कहते ऐसा हुआ नहीं। तो भारत सरकार की वेबसाइट को जवाब दीजिए, पूछिए उनसे। तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट आदमी है, कांग्रेस से भ्रष्ट थे, इसीलिए राहुल जी ने किनारा किया। ईडी के सारे मामले थे उनके खिलाफ, सारे ईडी के मामले खत्म कर दिए गए, ठंडे बस्ते में डाल दिए गए और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज हेमंत शर्मा की बिस्वा की हिम्मत नहीं है कि मणिपुर जल रहा है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं असम पे भी आ रहा है। एक शब्द बोल दें, क्योंकि जैसे ही कोई भी एक शब्द बोलेगा सत्ता से भी जाएगा और जेल में ईडी के वापस मामले खुल जाएंगे। सो इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी जो ठान कर निकले थे, बेशक हमें हिंसा, भाजपा की तरफ से जो हिंसा हुई, विरोध हुआ, जो खून खराबा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। पर मैं असम के लोगों का धन्यवाद करती हूँ। यात्रा पूरे 8 दिन 800 किलोमीटर से अधिक का समय पूरा असम से गुजार कर निकली, उसके लिए असम के लोगों का धन्यवाद है। असम के सीएम कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार कर दिया गया। राहुल गांधी जी, उन्हें कहिएगा गिरफ्तारी या जेल जाने से डरते नहीं हैं। वो उस गांधी परिवार से, उनके खून में उस बापू का डीएनए खून है, जो बापू देश के लिए एक संघी की गोली लगी और शहीद हो गए। जाते जाते उनके अंतिम शब्द हे राम थे। वहीं पर नहीं रुका शहादत का सिलसिला। उसके बाद इंदिरा गांधी जी को 40 गोलियों से छन्नी कर दिया गया। उसके बाद श्री राजीव गांधी जी को श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में एक मानव बम से उनके टूटे। तो ये तो उनका डीएनए, और ये जेल जाने से धमका रहे हैं कि एफआईआर करेंगे और यात्रा के बाद जेल डाल देंगे। अरे वो तो कुर्बानियां दी उस परिवार ने जेल के लिए। इंदिरा जी कहें, नेहरू जी कहें, ये सब जेल गए आजादी के आंदोलन में, है ना। सो हमें मत डराएं जेल जाने से। राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है। यात्रा पूरी कामयाब होगी और यात्रा का एक ही मकसद है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, न्याय का हक उन्हें मिलने तक ये यात्रा अब थमने वाली नहीं है। और मैं लोगों को आमंत्रित करूंगी, महाराष्ट्र में ये यात्रा जो है लगभग 15 मार्च तक पहुंच जाएगी और 20 मार्च को समापन है। मैं महाराष्ट्र के तमाम, मुंबई, महाराष्ट्र के हर एक नागरिक से निवेदन करूंगी, आइए शामिल होइएगा। आपको आमंत्रित करते हैं। ये यात्रा आपकी है। इस यात्रा से जुड़िए और इसे ऐतिहासिक बना दीजिए, इस क्रांति को, ताकि देश के इतिहास के पन्नों में महाराष्ट्र का जो है ये दर्ज हो जाए यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम लोग लेट हो रहे हैं ना, 1 बजे का मीटिंग रखकर एनडीटीवी लाइव है मेरा, मैं यहीं से एनडीटीवी लाइव करूँ।